तो ये ईयर 2012 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरल इकोनॉमिक्स 1 का, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होता है और इसको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका डिफिनेशन बहुत सिंपल होगा, आप इसे सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये सिंपल यही है, होता है ड्यूअल कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन, जैसे कोई मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू दिया हुआ है, तो हमेशा उसका एक ड्यूअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जो कि जस्ट अपोजिट उसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू का अपोजिट हो सकता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ कि दोनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर ले जाएंगे, ठीक। रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा रिवेन्यू होगा, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। तो ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, बस एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक में हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू कर रहे हैं, एक में मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही होता है, ठीक। तो अब हम मान के चलते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करना है, तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू, ठीक। बाकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू दिया हुआ है और प्राइस ऑफ गुड X1 दिया हुआ है और ये क्वांटिटी ऑफ X1 दी हुई है। फिर इसी तरह प्राइस ऑफ गुड 2 दिया हुआ है और क्वांटिटी ऑफ X2 दी गई है। तो ये पूरा रिवेन्यू को दिखा रहा है, जितना ज़्यादा X1 X2 होगा उतना ज़्यादा रिवेन्यू होगा, क्योंकि प्राइस फिक्स है, X1 और X2 वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ ऐसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो पहला कंस्ट्रेंट ये है कि ये A1 है और ये X1 है, ये क्वांटिटी ऑफ गुड X1 है, और ये है इनपुट 1, यानी 2 इनपुट यूज होगा इसके प्रोडक्शन में, इस X1 X2 के प्रोडक्शन में, जिसमें इनपुट 1 की क्वांटिटी ये दिखा रहा है, ये इनपुट 1 को डिनोट कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि ये इनपुट 1 की क्वांटिटी X1 के प्रोडक्शन में यूज होगी। इसी तरह इनपुट 1 की कुछ क्वांटिटी X2 के प्रोडक्शन में यूज होगी, ठीक। तो उससे हम क्या करेंगे, उसे हम X2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, तब हमारा निकलेगा एक टोटल इनपुट कितना यूज हुआ इन दोनों के प्रोडक्शन में, यानी इनपुट 1 टोटल कितना यूज हुआ। लेकिन यहाँ इनपुट 1 आपको फिक्स्ड दिया हुआ है कि इतना ही इनपुट है, और जो भी इनपुट यहाँ पे यूज होगा जितना भी होगा, ये इससे कम होना चाहिए, B1 से कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि B1 जो क्वांटिटी है वो एक लिमिट है कि इतना ही, फर्स्ट इनपुट इतना ही है, जिसे हम B1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा कि ये क्या दिखा रहा है, A1 जो है ये पर यूनिट नंबर ऑफ इनपुट पर यूनिट ऑफ X1, यानी कि X1 की एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए इनपुट 1 का कितना क्वांटिटी लगेगा, ठीक। अगर इनपुट एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए, एक X1 के एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए 2 इनपुट लगता है, तो इसका मतलब 10 यूनिट के लिए 20 इनपुट लगेगा, तो उसी नंबर को ये दिखा रहा है। इसी तरह ये X2 के लिए दिखा रहा है कि इनपुट 1 का गुड 2 के प्रोडक्शन में पर यूनिट कितना इस्तेमाल होता है, तो ये टोटल कितना दिखा रहा है, ये टोटल दिखा रहा है। तो ये जो पूरा टोटल दिखाएगा, ये दिखाएगा कि टोटल कितना इनपुट यूज हुआ X1 के प्रोडक्शन में। जैसे X1 मैंने बताया कि 10 होगा तो इनपुट हो जाएगा 20, इसी तरह यहाँ पे X2 मान लीजिए 20 हो जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए 2 इनपुट यूज होता है एक X2 के प्रोडक्शन में, तो 20 X2 के प्रोडक्शन में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि इसी तरह यहाँ 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 इनपुट टोटल में यूज होता है। तो ये यहाँ ये तो दिखा रहा है कि ये टोटल इनपुट कितना यूज होता है, और ये दिखा रहा है कि ये लिमिट है, यानी कि इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर ये 60 इससे ज़्यादा होता तो ये कंस्टेंट सही नहीं होता, हमेशा यहाँ से कम होना चाहिए, ठीक। तो इसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं बस आपको एग्जांपल से समझा रहा था। बस इतना समझिए कि ये जो दिखा रहा है कि B1 इनपुट फिक्स्ड इनपुट को दिखा रहा है, और ये दोनों जो दिखा रहे हैं कि गुड X1 में और गुड X2 में कितने इनपुट यूज होते हैं, और वो हमेशा B1 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं इनपुट 2 जो कि गुड 1 के प्रोडक्शन में यूज होता है, और उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं X1। तो ये इनपुट 2 का नंबर दिखा रहा है कि इनपुट 2 कितना यूज होता है पर यूनिट गुड के प्रोडक्शन में। जब इसको टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि X1 का कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल इनपुट 2 X1 में कितना यूज हुआ। इसी तरह
X2 में भी इनपुट 2 यूज होगा गुड 2 के प्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो इसी तरह ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी इनपुट 2 भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा इनपुट आपको यूज नहीं करना है X1 और X2 के प्रोडक्शन में, ठीक। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमल प्रॉब्लम कहेंगे, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है। अब क्या कहा जाए, अब इसका क्या करना है, इसका हमें ड्यूअल बनाना है, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो इसका ड्यूअल क्या होगा, इसका ड्यूअल होगा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। रिवेन्यू का ड्यूअल क्या हो सकता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा तो वो कैसे होगा। अब X1 X2 से तो आप नहीं पता कर सकते मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा। सिंपल सी बात है, दो इनपुट यहाँ पे फिक्स दी हुई है, B1 और B1 का कुछ कॉस्ट होगा, पर यूनिट कॉस्ट होगा, जैसे C1 से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, B1 का पर यूनिट कॉस्ट C1 है, ठीक। यानी कि इनपुट, पहला इनपुट फर्स्ट इनपुट का पर यूनिट कॉस्ट C1 है। अगर यहाँ 10 इनपुट है और कॉस्ट 2 यूनिट पर इनपुट है, तो यहाँ पे 20 रुपी पूरा कॉस्ट होगा इनपुट 1 पे। अब इसी तरह इनपुट 2 का भी कुछ अपना कॉस्ट होगा, पर यूनिट कॉस्ट। अब मान लीजिए इनपुट 2 40 यूनिट यूज हो रहा है और पर यूनिट कॉस्ट 3 है, तो ये 120 क्या हो जाएगा, ये इनपुट 2 पे कितना कॉस्ट लगा वो हो जाए। अब ये तो हमने कर लिया कि हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या होंगे, अब ये कंस्ट्रेंट तो यहाँ पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इसका कंस्ट्रेंट था मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू का। तो इसका कंस्ट्रेंट क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे देखिए कि A11 क्या दिखा रहा है, A11 डिनोट कर रहा है कि X1 के पर यूनिट X1 के प्रोडक्शन में कितना इनपुट 1 यूज होता है, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका भी एक कॉस्ट होगा इनपुट 1 का, जिसको हम C1 बता चुके हैं। यानी कि ये टोटल क्या दिखाएगा, ये दिखा रहा है पर यूनिट X1 के प्रोडक्शन में कितना इनपुट यूज होता है, और ये दिखा रहा है कि पर यूनिट इनपुट का कॉस्ट क्या है। यानी कि X1 के प्रोडक्शन में जो इनपुट 1 यूज हुआ उसका ये टोटल कॉस्ट दिखाएगा, ठीक। अब इसी तरह इनपुट 2 भी यूज होगा X1 के प्रोडक्शन में, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे A21। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ले रहे हैं, इसे हम नहीं ले रहे हैं, तो इन दोनों को ले रहे हैं, क्योंकि हमको गुड X1 का देखना है कि उस पर कितना टोटल खर्च हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे लिया मैंने पर यूनिट कॉस्ट इनपुट 1 का, या तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट लेंगे हम इनपुट 2 का, ठीक। ये इनपुट 2 कितना यूज हुआ X1 के प्रोडक्शन में वो दिखा रहा है। यानी कि ये टोटल दिखा रहा है कि इनपुट 2 कितना यूज हुआ गुड X1 के प्रोडक्शन में, ये टोटल कॉस्ट दिखा रहा है। अब ये दोनों मिलकर दिखा रहे हैं कि इनपुट 1 और इनपुट 2 मिला के कितना पूरा टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ X1 के प्रोडक्शन का, ठीक। तो वो क्या होगा, वो हमेशा होना क्या चाहिए, वो P1 से हमेशा बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के X1 का वो प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो घाटा लग जाएगा फर्म को। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये क्या है। पहले मैं दूसरा कंस्ट्रेंट ले लूँ। अब दूसरा कंस्ट्रेंट इसी तरह होगा कि अब इनपुट 1 गुड 2 के भी प्रोडक्शन में यूज हुआ है, ठीक। और पर यूनिट कॉस्ट इनपुट 1 का C1 है। इसी तरह इनपुट 2 गुड 2 के प्रोडक्शन में यूज हुआ है। इस बार हम इस दोनों को ले रहे हैं, और पर यूनिट कॉस्ट उस इनपुट का गुड 2 का इनपुट 2 का C2 है। तो ये भी क्या होना चाहिए, इनपुट 2 के प्राइस से ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक। तो ये प्रॉब्लम जो हो गया, ये हो गया ड्यूअल प्रॉब्लम, ठीक। ड्यूअल प्रॉब्लम हो गया। और ड्यूअल प्रॉब्लम में हमेशा क्या होगा कि जब आप C का जो वैल्यू निकलेगा और जो R का वैल्यू निकलेगा, वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम रिवेन्यू इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट होगा। ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई होगा जब आप इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल सोल्व करेंगे। फिर ड्यूअल का ड्यूअल क्या होता है, तो ड्यूअल का ड्यूअल वही प्राइमल हो जाएगा। फिर इसका ड्यूअल कीजिएगा तो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। अब इतना देखिए। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन मैंने रेज किया था कि ये कॉस्ट दिखा रही है, ये पूरा कॉस्ट दिखा रहा है, इनपुट गुड 1 के प्रोडक्शन का कॉस्ट दिखा रहा है। तो ये कैसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो कंपनी को तो घाटा लग जाएगा, ठीक।
बराबर होगा तो चलिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा होगा तो कंपनी को घाटा लग जाएगा, तो फिर ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। तो देखिए ये जो कॉस्ट दिखा रहा है ये इम्प्यूटेड कॉस्ट है, ये आपको पता नहीं, ये कॉस्ट बस इतना बताएगा कि अगर हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट इतने ही दिए गए इनपुट में, ये जो इनपुट दिया हुआ है, इनपुट 1 की का जो लिमिट दिया हुआ है और इनपुट 2 का जो लिमिट दिया हुआ है, इतने में कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो ये C1 मान लीजिए लेबर है, ठीक, C1 मान लीजिए लेबर का कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, और C2 मान लीजिए कैपिटल का कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है। तो अगर ये 10 आता है और कैपिटल का 20 आता है, इसका मतलब फर्म को अगर मिनिमाइजेशन करना है कॉस्ट का, तो वो 10 रुपीज़ दे सकता है, ठीक, और 20 रुपीज़ दे सकता है। अगर जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उससे हम यही कंक्लूड करेंगे कि वो 10 रुपीज़ दे सकता है और 20 रुपीज़ दे सकता है, तब मिनिमम कॉस्ट आएगा, जो कि ये मैक्सिमम रिवेन्यू के बराबर होगा। लेकिन फर्म को प्रॉफिट कब होगा, जब रिवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट होगा, ठीक। तो ये जो कंक्लूजन निकलेगा ये फर्म को बस इतना बताएगा कि ये तो इम्प्यूटेड कॉस्ट है, एक्चुअली पता नहीं है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक लेबर को कितना देना चाहिए, कितना वेज देना चाहिए, ठीक? तो आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। तो यहाँ यही दिखा रहा है कि 10 और 20 तक देंगे तो हमारा कॉस्ट मिनिमम होगा जो रिवेन्यू के बराबर होगा। अगर इससे ज़्यादा दे देंगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा रिवेन्यू से और आपको लॉस हो जाएगा। तो फॉर्म का क्या कोशिश होगा कि ये इम्प्यूटेड कॉस्ट जान गया कि लेबर का इम्प्यूटेड कॉस्ट 10 है और कैपिटल का इम्प्यूटेड कॉस्ट 20 है, ठीक। तो उस इम्प्यूटेड कॉस्ट से हमेशा वो क्या करेगा, कम ही देगा एक्चुअल में। बस ये लीनियर प्रोग्रामिंग उसे ये सजेस्ट करेगा कि आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, अदरवाइज आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा रिवेन्यू से। तो हमेशा बार्गेनिंग में क्या करेगा फर्म कि लेबर और कैपिटल खोजेगा जो इससे कम में मिल जाए, अदरवाइज ज़्यादा में जाएगा तो हो सकता है फर्म कोई प्रोडक्शन ना करे। तो बस यही मतलब है, ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिखा रहा है कि जो फर्म प्रोड्यूस करे, जो लगाएगा X1 और X2 के प्रोडक्शन में, ये दिखा रहा है कि कितना लगाया जा सकता है कि कॉस्ट मिनिमम हो दिए गए इनपुट की क्वांटिटी के लिए, ठीक। तो यही बस इसका इंटरप्रिटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी ड्यूअलिटी का ही है, ये 2013 में पूछा गया था और ये 15 मार्क्स का था। इसमें कहा गया कि पहले तो इसका ड्यूअल निकालना है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक ड्यूअल होता है, जो कि मैंने पिछले में आपको बताया। तो यहाँ भी ये अगर मिनिमाइजेशन है तो इसका ड्यूअल क्या होगा, इसका ड्यूअल होगा मैक्सिमाइजेशन। यहाँ जेड को मिनिमाइज करना है तो यहाँ कुछ मैक्सिमाइज हम करेंगे इसके ड्यूअल में, जिसको हम जेड स्टार दे देते हैं, ठीक। जेड स्टेरिक, इसे हमें मिनिमाइज करना है। तो इसका देखिए ट्रिक है। अब वहाँ तो मैंने आपको बताया कि ये रिवेन्यू है और ये कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे तो रिवेन्यू कॉस्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो सिंपली आप ट्रिक का यूज करके इसे सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक यही है कि ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, और ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, और इसी तरह इसमें भी होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये जो ये दोनों जो हैं ये X1 और X2 इसे आप मानेंगे Y1, ठीक। और ये दोनों जो है इसे आप मानेंगे Y2, ठीक। ये दोनों Y2 है, X1 भी और X2 भी। और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया, यानी कि यहाँ 1 हो गया और फिर प्लस यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, वही Y1 Y2 आएगा। यहाँ Y1 होगा और यहाँ Y2 होगा, ठीक। तो यहाँ 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम 1 को यहाँ से हटा देते हैं। तो 1 को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसके जगह पे क्या लिखना है, 3 होगा और इसके जगह पे 3 होगा। अब यहाँ देखिए, अब हम इस तरह से करके लेंगे, यानी इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे। जैसे यहाँ पे Y1 होगा X1 की जगह पे, और यहाँ X1 की जगह पे Y2 होगा, यानी इस तरह हो जाएगा Y1 प्लस यहाँ कितना है 2X1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2Y2। और ये जो साइन है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू, ठीक। तो ये इसका ड्यूअल प्रॉब्लम हम बना रहे हैं। इसी तरह इस दूसरे इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे इन दोनों को। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y1, यहाँ 2x2 है, यहाँ 2y1 हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा y2,
2, क्योंकि यहाँ 1x2 है। और यहाँ फिर हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ ये सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, क्योंकि हमने कहा था इसको यहाँ लाना है। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 3 होगा, यानी ये वाला यहाँ आ गया। इसी तरह ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये बन गया इसका ड्यूअल। ये प्राइमल था, ये प्राइमल प्रॉब्लम है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्यूअल। अब क्या करना है, अब आपको इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सोल्व करने का पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले इस इक्वेशन का आप लाइन लेंगे, यानी पहले इसको इक्वेलिटी में लेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 3। उसी तरह 2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 3। अब दोनों का लाइन ड्रॉ करना है। ये इक्वेशन 1 है, मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में क्या कर सकते हैं आप, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एक को आप 0 लीजिए, फिर दूसरे को 0 के बराबर ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर y1 y2 है, यहाँ पर y1 y2 है। तो जब मैं y1 को 0 के बराबर लूँगा तो ये y2 3/2 हो जाएगा, यानी कि y1 को 0 के बराबर लेने पर y2 1.5 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं y2 को 0 लूँ तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, सेम ये इक्वेशन 2 है, सॉरी यहाँ पहले y2 को मैं 0 लूँगा तो y1 3 हो जाएगा। अब इसी तरह इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में क्या होगा, उसी तरह से करेंगे आप। इसी तरह एक टेबल बना लेंगे और एक बार y1 को 0 लेंगे और एक बार y2 को 0 लेंगे। तो जब y1 को 0 लेंगे आप, तो क्या होगा यहाँ पर y2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इसी तरह जब y2 को 0 लीजिएगा तो y1 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों टेबल्स को हम एक 2 डायमेंशनल प्लॉट पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये एक 2 डायमेंशनल प्लॉट है, ठीक। और ये वाला दिखा रहा है y1 को, ये y1 एक्सिस है और ये एक्सिस y2 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस पे पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1.5 है, तो 0.5 करके मैं लेता हूँ। यहाँ पर भी 1.5 होना चाहिए, यहाँ मैंने 3/2 लिखा है, तो आप इसे 1.5 लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा समझने में आपके लिए। तो यहाँ मान लीजिए कि ये 0.5 है पॉइंट, ये 1 है, और इसी तरह ये 1.5 है, ये 2 है, और ये 2.5 है, और ये 3 है, ठीक। यानी कि ये हो गया 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, और ये हो गया 3। अब इसी तरह हम यहाँ भी 3 तक ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी उतना ही है, मैक्सिमम 3 है, y भी मैक्सिमम 3 है। तो ये 0.5 और 1 और फिर 1.5 और फिर यहाँ 2 और यहाँ 2.5 और यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ भी हम इस तरह लिख सकते हैं 1.5, 1.5, सॉरी यहाँ 0.5 है, और फिर यहाँ पर 2, फिर 2.5 और फिर 3। अब हम क्या करेंगे, इसका जब आप ड्रॉ कीजिएगा इक्वेशन 1 को, यानी इससे जब आप ड्रॉ कीजिएगा इस टेबल का यूज करके, तो यहाँ देखिए कि y2 कितना है, 1.5 है, और y1 3 है, यानी कि ये इसको और इसको मिलाना है आपको। तो इसे इन दोनों को आप इस तरह मिला सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन देकर। ये मेरा लाइन सीधा नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा अपनी कॉपी में। इसी तरह इसे जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ y2 3 है और y1 3/2 यानी कि 1.5 है। तो इसे और इसे मिलाना होगा, तो इन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे 1 होगा दोनों, यानी कि ये एक्सिस जो बनेगा, ये वर्टेक्स बनेगा, या इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 और 1 होगा। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा ग्राफ में ड्रॉ करके, 1 और 1 ही होना चाहिए। और बाकी जो भी वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आप आराम से पता कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक वर्टिसेस है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल है, 0 होगा पहले, यानी कि y1 0 है और y2 1.5 है। और इस तरह इसका वर्टिसेस क्या होगा, यहाँ पे y1 3 है और y2 0 है, ठीक। और फिर यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे अगर आप लीजिएगा तो यहाँ पे y1 1.5 है और y2 0 है।
तो ये तीनों कोऑर्डिनेट तो आपने आराम से पता कर लिया। इसको पता करने में प्रॉब्लम हो सकता है कि ये 1.1 अगर ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ है तब तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 1 और ये 1 मिल जाएंगे, उससे आपको पता चलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपको ग्राफ पेपर ना दिया जाए, तब आप कैसे इसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ 1 और 1 ही होगा, उसे मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमें अब क्या करना है, इतना ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है फिजिबल रीजन को। ठीक, तो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा होगा? तो हमारा फिजिबल रीजन होगा ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक और फिर इसे करता हुआ, क्योंकि ये कॉमन एरिया है जो इन ग्राफ के नीचे आता है, इन दोनों लाइन के नीचे आता है। क्योंकि हमें मैक्सिमम देखना है तो हम इस लाइन के पार नहीं जा सकते हैं। हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो हम नीचे लेते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं तो ऊपर लेते हैं, ये लाइन मिनिमम पॉइंट होता है। इसी तरह ये लाइन मैक्सिमम बाउंड्रीज है, तो इसके नीचे का पार्ट जो होगा वो हमारे लिए रेलिवेंट है। अब इसके नीचे ये भी आता है, इसके नीचे ये भी आता है, लेकिन हम क्या लेंगे, दोनों का कॉमन पार्ट जो है, यानी कि ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे फिजिबल रीजन। इसे हम फिजिबल रीजन कहेंगे। और इस फिजिबल रीजन का पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, यानी कि अगर आप इसे कोई नाम दे दीजिएगा, जैसे कि ये O है, A है, फिर ये मान लीजिए B है, फिर ये C है, तो फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, OABC। तो ये फिजिबल रीजन हो गया। अब फिजिबल रीजन पे कोई भी पॉइंट एक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। और फिजिबल सॉल्यूशन का बेसिक सॉल्यूशन तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले ही लेक्चर में, तो उसे आप देख लीजिएगा बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। खैर हमारा यहाँ पॉइंट ये है कि हमें अपना सॉल्यूशन खोजना है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा सॉल्यूशन इसी किसी कॉर्नर पॉइंट ABCO इसी किसी एक पर से कोई एक होगा। तो वो आप कैसे पता करेंगे, हम जो भी ये कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हम जो हमारा ड्यूअल प्रॉब्लम है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें डालेंगे, जो कि Z स्टार Y1 Y2 है। तो अब पहले क्या लेंगे, एक तरफ हम लेंगे पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट लेंगे। कॉर्नर पॉइंट कहिए या वर्टिसेस कहिए। अब कॉर्नर पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ किसे, इसे ये सब कॉर्नर पॉइंट मैं कह रहा हूँ, इसे आप वर्टिसेस भी कर सकते हैं। इधर मैं कॉर्नर पॉइंट लूँगा और कॉर्नर पॉइंट के वैल्यूज़ को इधर मैं Z स्टेरिक यानी कि Z इज इक्वल टू 1 Y1 प्लस Y2 जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें रखूँगा। और जो कॉर्नर पॉइंट इसे मैक्सिमाइज करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम A को लेते हैं। तो A में क्या है, 0 और 5 है, 0 और 1.5 है। तो इसे जब इसमें रखिएगा इस फंक्शन में, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 1.5 होगा, यहाँ यानी कि यहाँ हो जाएगा 1.5। इसी तरह B पर आइए। B में क्या है, ये A का था, ये B में क्या है, B में 1 और 1 है, 1 और 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 रखिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह C पर आइएगा तो C में क्या होगा, यहाँ 1.5 है 0, तो यहाँ 1.5 और 0 रखिएगा, ये 1.5 और 0। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद 1.5 आएगा। उसके बाद D करने का कोई वैल्यू मतलब नहीं है, क्योंकि O करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो 0 0 है तो यहाँ 0 ही आएगा। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें अपना सॉल्यूशन मिल गया। अब इसमें से ये जो पॉइंट है 2, ये क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा Y1 इज इक्वल टू 2 और Y1 इज इक्वल टू 1 और Y2 इज इक्वल टू 1 और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी Z स्टेरिक इज इक्वल टू 2 होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, सारे वेरिएबल का ये ऑप्टिमम पॉइंट हो गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ड्यूअलिटी से कैसे चीज़ों को करते हैं। और आगे की वीडियोस में और भी कुछ ड्यूअलिटी क्वेश्चन है मैं उसे करूँगा और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर आप टीचमेंट क्लासरूम में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वीडियो से जुड़ने के लिए।